एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कल जो आपका एग्जाम होने वाला है ज्योग्राफी का, उसके लिए मोस्ट वीवीआईपी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को। और आज की इस वीडियो में हम लोग उन्हीं सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले कल के एग्जाम ज्योग्राफी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, दामोदर बेसिन में स्थित 4 कोयला खानों के नाम लिखे। दामोदर बेसिन में स्थित जो 4 कोयला खान है उनका नाम बताना है। तो इस तरह से आपको आंसर जो है उत्तर जो है इस तरह से लिखने का शुरुआत करना है। दामोदर बेसिन में स्थित 4 कोयला खानों के जो नाम है वो निम्नलिखित है, इस तरह से कौन कौन है तो वो देख लीजिए। झरिया, रानीगंज, बड़कनाना और विद्यावती, ये 4 क्या है? तो ये 4 जो है दामोदर बेसिन में स्थित 4 कोयला खानों के नाम है। चारों को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में एक्सप्रेसवे क्या होता है? भारत में जो एक्सप्रेसवे होता है ये होता क्या है? एक्सप्रेसवे ये वर्ड आप लोग कई बार सुनेंगे, लेकिन ये एक्सप्रेसवे जो होता है होता क्या है? तो भारत में दिल्ली से जबलपुर, मुंबई से पुणे तक 4 लेन वाली जो आधुनिक सड़क होती है इसी को क्या कहा जाता है? एक्सप्रेसवे कहा जाता है। जो 4 लाइन वाली सड़क होती है उसी को क्या कहा जाता है? एक्सप्रेसवे कहा जाता है। जैसे कि बताया गया है कि दिल्ली से जबलपुर तक है, मुंबई से पुणे तक है, ये सब क्या है? तो ये सब जो है एक्सप्रेसवे है। और जो एक्सप्रेसवे होता है इस पर एक टाइम में 4 गाड़ी जो होती है वो आ जा सकती है, इसीलिए इसका क्या नाम होता है? तो 4 लाइन वाला सड़क इसका नाम होता है। इस सड़क पर चलने वाली गाड़ियों को अतिरिक्त टोल टैक्स देना पड़ता है। नॉर्मल सड़क पर जिस पर हम लोग चलते हैं उस पर क्या होता है? नॉर्मल टैक्स देना पड़ता है, लेकिन ये जो एक्सप्रेसवे होता है इस पर अधिक ज्यादा टैक्स देना पड़ता है नॉर्मल सड़क के मुकाबले, ठीक है। और इस सड़क पर किसी अन्य सड़क के से कोई गाड़ी नहीं आ सकती है। और जो एक्सप्रेसवे होता है इस पर किसी और सड़क से कोई भी गाड़ी आ जा सकती नहीं है, सिर्फ इस पर एक्सप्रेसवे का जो गाड़ी होगा वही चलेगा, समझ गए? तो ये था एक्सप्रेसवे। और जितना क्वेश्चन आपको बताना है सभी क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम कल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक और आपको बात बता दे, देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये सब क्वेश्चन इस सब क्वेश्चन को आपको क्या करना है? समझना है। और जो फर्स्ट नंबर पर क्वेश्चन बताए ये सब क्वेश्चन आपको याद करना है। किस ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन है, सब तो आप लोग उतना याद नहीं कर सकते। अगर 1 सब्जेक्ट का याद भी कर ले तो 1 सब्जेक्ट का तो एग्जाम आपका होगा नहीं, 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा तो कितना आप लोग याद कीजिएगा। इसलिए आपको क्या करना है? हर एक क्वेश्चन को समझना है, कोशिश ज्यादातर करना आपको समझ करके लिखना है, लिखने का अपने एग्जाम में। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको क्या था? सिंपल था, अपने वर्ड आप समझ लिए, अपने मन से अपने एग्जाम में अपनी भाषा में बना करके इसका आंसर लिख दीजिएगा। लेकिन अब फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। इस सब जो 2 नंबर पूछा जाएगा सबको आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग समझ करके अपनी भाषा में बना करके अपने उत्तर को अपने एग्जाम में लिखिएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खनिज आधारित उद्योग से आप क्या समझते हैं? खनिज आधारित उद्योग जो होता है उससे आप क्या समझते हैं? तो खनिज आधारित उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जिसमें कच्चा माल के रूप में खनिज का इस्तेमाल होता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग इत्यादि, यानी और भी ज्यादा। देखिए खनिज आधारित उद्योग जो होता है इससे आप क्या समझते हैं? तो खनिज आधारित उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जिससे कि कच्चा माल के रूप में खनिज का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ऐसे खनिज, वैसे फैक्ट्री जहां पर कि कच्चा माल के तरह से जो है कुछ प्रोडक्ट तैयार किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? खनिज आधारित उद्योग किया जाता है। जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये सब क्या होगा? ये सब खनिज आधारित उद्योग है। समझ, इस सब क्वेश्चन को आप लोग अपने मन से बना करके अपने एग्जाम में लिखिएगा, यहां पर सिर्फ आपको समझना है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग पर टिप्पणी लिखे, या फिर संक्षिप्त में इसका परिचय दे। इस तरह से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो है क्या है? तो भारत के महानगरों के बीच समय और दूरी को कम करने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परम राजमार्ग का निर्माण किया गया था। पहले तो ये समझेंगे इसका निर्माण किया क्यों गया, तो बाद में समझेंगे वो क्या है नहीं है। पहले तो ये समझेंगे कि ये जो है इसका निर्माण किया क्यों गया था, ये बनाया क्यों गया था। तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो है ये सड़क का नाम है, समझ गए नहीं? और पूछा जाएगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है? तो एक सड़क है। तो इस सड़क का निर्माण जो किया गया था ये भारत के महानगरों के बीच, भारत के जितने महानगर, मतलब महानगर किसे कहा जाता है? जैसे सूरत हुआ, मुंबई हुआ, ये सब क्या हुआ? सब महानगर हुआ। तो भारत के महानगरों के बीच समय और दूरी को कम करने के, समय को बचाने के लिए और दूरी को कम करने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परम राजमार्ग का निर्माण किया गया था, यानी कि बनाया गया था। ये तो समझिए क्यों बनाया गया था, यानी कि जो महानगर है भारत में उसके बीच समय और दूरी को कम करने के लिए। इसमें 6 गलियों वाले राजमार्ग द्वारा कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को जोड़ा गया। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है इसमें 6 गलियों वाले राजमार्ग द्वारा कोलकाता को जोड़ा गया, चेन्नई को जोड़ा गया, मुंबई को जोड़ा गया, दिल्ली को जोड़ा गया। याद रखिएगा 6 को जोड़ा गया। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला उत्तर दक्षिण गलियारा तथा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ने वाला पूर्व पश्चिम गलियारा इसी परियोजना का अंग है। याद रखिएगा इसी परियोजना का अंग कौन है? तो देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा को तथा सिलचर से पोरबंदर को जोड़ने वाला पूर्व पश्चिम गलियारा जो है इसी परियोजना यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का ये अंग है। इतना आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे और इसका आंसर आप लोग उत्तर को अपने एग्जाम में अपनी भाषा में बना करके लिखिएगा। सिर्फ अगर आप लोग को हिंदी लिखने आता है, जैसे अगर आप लोग को ये पढ़ लिए, जैसे अगर आपको कोई लिखाएगा कि जो तुम
दिखाते हैं ये लिखो, हम बोलते हैं तुम लिखो। अगर ये आपको लिखने हिंदी लिखने आता है ना तो कोई एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं, आप लोग बना के कुछ ना कुछ लिख ही दीजिएगा। और कुछ ना कुछ लिखिएगा तो 2 नंबर के क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर तो आपका पक्का हो जाता है। देखिए एग्जाम में जो भी क्वेश्चन हो, अगर बाई चांस आपसे नहीं आता, वैसे तो आना ही चाहिए क्योंकि डबल क्वेश्चन रहेगा, आधा बनाना है तो आपसे बन ही जाएगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं बने तो आपको एक भी उत्तर छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ आपको लिखना है। क्योंकि ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है कि कुछ ना कुछ आपको उसके बारे में पता रहा। जैसे देखिए इस सड़क के बारे में कुछ ना कुछ तो आपको इसके बारे में पता होगा, ये तो इतना तो एक्सप्रेसिव वाला क्वेश्चन, उसके बारे में कुछ ना कुछ तो आप लोग सुने होंगे। तो जो आपको समझ में आएगा कुछ भी आएगा, लेकिन आप लोग अच्छे से लिखिएगा। और एक और बात, साफ साफ लिखिएगा, ऐसा नहीं रहा, कोई बात नहीं राइटिंग आपका खराब है कोई बात नहीं, बस ऐसा अक्षर होना चाहिए कि किसी को पढ़े तो समझ में आए। और ज्यादा कचर कुचर नहीं कीजिएगा, वो थोड़ा जो कचर रहता है इससे क्या होता है, टीचर को लगता है ये बच्चा खुद कंफ्यूज होता है, हमको क्या समझाएगा, वो नंबर कट कर देता है और चल देता है। इसलिए आप लोग अच्छा तरीका से लिखिएगा, प्रेजेंटेशन अच्छा कीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन नहीं बने उसको छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ आपको लिख के आना है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 1 नंबर तो मिलेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन तो कभी भी छोड़ना ही नहीं, कुछ ना कुछ लिख के आना है, 5 नंबर कम से कम 3 तो मिलेगा, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और ये सब क्वेश्चन जो बता रही है, ये सब क्वेश्चन का आप लोग यहाँ पर समझना है और अपने एग्जाम में जाकर के अपनी भाषा बना करके आप लोग को लिखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। भारत के 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है, उनका नाम लिखना है। ये भी क्वेश्चन आपको समझना नहीं है, इस सब क्वेश्चन को याद करना है। और जो समझने वाला है उसको आपको बता रहे हैं कि इसको समझना है। आप लोग खुद समझदार है कि किसको समझना है और किसको याद करना है। किसी का नाम है, जैसे मेरा ही नाम गौतम है, इसको आप लोग समझिएगा तो इसको तो याद रखिएगा, अच्छा उसका नाम गौतम है। आपका जो भी नाम होगा, राहुल होगा तो आप लोग याद रखिएगा मेरा नाम राहुल है, उसका नाम राहुल है। ये सब तो याद रखने वाला चीज़ है। वैसे नाम जो होता है याद रखने वाला चीज़ होता है, लेकिन जो कोई फैक्ट होता है, किसी के बारे में कोई कहानी होता है, कहानी क्या होता है समझ लेते हैं और अपनी भाषा में किसी को समझा देते हैं। वैसे आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को समझ लीजिए, जो समझने वाला क्वेश्चन है और उसको अपनी भाषा में बना करके अपने एग्जाम में लिखेगा। जो याद करने वाला उसको आप लोग याद कर लीजिए। तो भारत के 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। तो भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम निम्नलिखित है, यानी किस तरह से। तो पहला जो भारत का नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है उसका नाम है तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी आपको बता रहे हैं कहाँ पे स्थित है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा सकता है। रावतभाटा कहाँ पे स्थित है, तो कोटा के समीप राजस्थान में स्थित है रावतभाटा। कलपक्कम जो है ये तमिलनाडु के पास स्थित है। नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये 4 आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ये 4 क्या है, तो ये 4 भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम है। क्वेश्चन वही था कि भारत के 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखे। तो भारत के 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम जो है इस तरह से, तारापुर जो कि महाराष्ट्र में, रावतभाटा जो कि कोटा के समीप राजस्थान में, कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में, नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में। चारों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रमुख श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि प्रमुख श्रमिक जो होता है और सीमांत श्रमिक जो होता है, इसमें अंतर क्या होता है, इसका स्पष्ट करना है अंतर। तो जो व्यक्ति एक वर्ष में 183 या इससे अधिक दिन तक रोजगार कर पाता है उसे क्या कहते हैं, उसे मुख्य श्रमिक कहते हैं। यहाँ पर श्रमिक छूट गया तो मुख्य श्रमिक उसे कहते हैं। याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन, एक वर्ड में लिखिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो कि एक साल में, एक वर्ष में 365 दिन होता है, उस एक साल में आप लोग 183 दिन से ज्यादा जो भी श्रमिक होता है, काम करने वाला होता है, तो अगर वो रोजगार कर पाता है, उसे अगर नौकरी 183 दिन से ज्यादा मिलता है तो क्या हो जाता है, मुख्य श्रमिक होता है। और सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं, और जो इससे कम दिन तक रोजगार कर पाता है उसे सीमांत श्रमिक कहते हैं। देखिए इतना सिंपल वे में आप लोग को याद करवाना है कि आप लोग को याद हो जाएगा। 183 दिन से, अगर एक साल में कोई व्यक्ति है 183 दिन से ज्यादा काम करेगा तो उसे क्या कहेंगे, मुख्य श्रमिक कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति 183 दिन से कम काम करेगा, 183 दिन से कम रोजगार करेगा एक साल में, उसे कहेंगे क्या, तो सीमांत श्रमिक। सिंपल वे में आप लोग को बता रहे, सब तो आप लोग को समझने वाला चीज है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय रेलवे की किन्हीं 2 मुख्य समस्याओं को लिखिए। भारतीय रेलवे जो है इसकी 2 मुख्य कौन कौन सी समस्याएं, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए भारतीय रेलवे की कई समस्याओं से ग्रस्त है। इनमें से 2 समस्याएं जो है इस तरह से, भारतीय रेलवे जो है कई समस्याओं से ग्रस्त है, लेकिन बहुत, आप तो जानते होंगे भारतीय रेलवे जो कई सारी समस्याओं से ग्रस्त है, लेकिन इसमें से 2 समस्याएं इस तरह से, तो आप लोग वो देख सकते हैं। रेल पटरी की चौड़ाई में भिन्नता तथा कहीं डीजल तो कहीं विद्युत इंजनों का परिचालन। अब देखिए रेल पटरी जो होता है इसकी चौड़ाई जो होती है, अगर मान के चलिए आप लोग मधुबनी से हैं तो मधुबनी में रेल की चौड़ाई की जो पटरी होगी थोड़ा कम होगा, ज़्यादा होगा। फिर आप लोग अगर समस्तीपुर से तो उसमें थोड़ा ज़्यादा होगा, कम होगा। जमुई से तो वहाँ अलग होगा। इस तरह से जो अलग अलग जगह पर रेल की जो पटरी की चौड़ाई होती है उसमें भिन्नता होता है, अलग होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है ना, ये होता है रेलवे होती है, इसकी सबसे मुख्य समस्या पहली तो ये है। दूसरी क्या है कि कहीं डीजल तो कहीं विद्युत इंजनों का परिचालन होता है। अब कहीं पर डीजल वाला इंजन चलता है, जो ट्रेन चलता है, रेलवे चलता है, उस किस चीज़ से चलता है, तो चलता है इंजन से। इंजन कोई जो इंजन आता है वो किससे चलता है, तो डीजल से चलता है। कोई बिजली से चलता है यानी कि विद्युत से चलता है। तो ये 2 जो है ये मुख्य समस्या है किसकी है, तो रेलवे की है। अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए। अरे आप तो ये इसका भारतीय रेलवे का जो समस्या है इसको आप लोग तो कितना सारा बता सकते हैं, समझ गए। तो 10 नंबर में पूछ लीजिए, आप लोग 5 पन्ना में लिख दीजिएगा इसका आंसर, इतना आप लोग समझदार हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। मानव विकास जो इसके 4 स्तंभ कौन कौन से, ये आपको बताना है। मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन है, तो चारों को अच्छे से याद रखिएगा। पहला स्तंभता यानी कि इक्विटी, सतत पोषणीयता यानी कि सस्टेनेबिलिटी, उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी, उसके बाद सशक्तिकरण यानी कि एम्पावरमेंट। ये 4 जो है ये क्या, तो मानव विकास के 4 स्तंभ है। चारों को आप लोग बढ़िया तरीके से याद रखिएगा।
रहेगा। मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ या घटक जो है इस तरह से समता, इक्विटी, सतत पुष्णता, सस्टेनेबिलिटी, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, सशक्तिकरण, इंपावरमेंट। समझ गए? ये 4 आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। यहीं पर वीडियो को कंप्लीट करते हैं। 8 क्वेश्चन आपको बताएं और पिछले वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए थे, तो क्वेश्चन कुछ बच गया था तो बोले ये भी करवा देते ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं पाए एग्जाम में। समझ गए ना? उसके बाद आपको बता दे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है वो भी करवा चुके हैं, कुछ क्वेश्चन बच गए वो अगले वीडियो में कर लेंगे। और देखिए ये सब का अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, सब चीज का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका पीडीएफ, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, जो भी आपका आर्ट्स में सब्जेक्ट होगा इसी 10 में से कोई 5 सब्जेक्ट होगा तो उस 5 सेट का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। जैसे ज्योग्राफी की बात करें इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और ये 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूरे बुक से मिलेगा, चैप्टर फर्स्ट से लेकर के चैप्टर लास्ट तक के जो भी ऑब्जेक्टिव चैप्टर लास्ट तक जो भी क्वेश्चन है चैप्टर है उसके पूरे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों आपको मिलेगा। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं। जो भी क्वेश्चन आएगा यहीं से आपको देखने को मिलेगा, चाहे क्वेश्चन कहीं से आए क्वेश्चन तो आपको यहीं से देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता कहां से? बुक से ही आता है ना। और बुक के जो भी चैप्टर है सभी चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब इस पीडीएफ में ऐड कर दिए। आप लोग भी चाहे आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हो। पीडीएफ का प्राइस कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये है। आप सोचिएगा एक सेट का 25 रुपये तो नहीं, जो भी आपका 5 सेट होगा, जो भी आपका 5 सेट इस 10 में से उस 500 सेट का जो पीडीएफ है उसका पीडीएफ का प्राइस ओनली 25 रुपये। एक सेट का नहीं, 500 सेट का पीडीएफ का प्राइस ओनली 25 रुपये। समझ गए ना? आपका जो भी सेट आप लोग ले सकते हैं इसका। और लेना किस तरह से तो ये देखिए ये नंबर है 7903820889। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे गूगल पे या पेटीएम में डालेगा तो नाम आ जाएगा तुम कौन, उसमें आपको क्या करना है 25 रुपये डाल देना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। और जो भी आपका 5 सेट होगा आप लोग 500 सेट बता देगा और उसका पीडीएफ जो आप लोग को मिल जाएगा। और उसका पीडीएफ लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम के प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर इसको कर लेते हैं तो आपसे आने वाले बोर्ड एग्जाम में ये जो कल आपका एग्जाम होगा उसमें एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं। सिर्फ आप लोग इसको कर लीजिए। खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो एक भी इसके बाहर से नहीं आएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक दो हो भी सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर आ भी जाए तो आपको क्या फर्क पड़ता है? आपका तो क्वेश्चन रहेगा 20, बनाना कितना है तो बनाना आपको सिर्फ और सिर्फ 10। उसके बाद क्वेश्चन रहेगा दीर्घ उत्तरीय में 6, बनाना है 3। तो इस आपको अगर एक क्वेश्चन बाहर भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में सब इसी में रह जाएगा। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और कोई ज्यादा प्राइस नहीं, 25 रुपीज है, इतना तो आप लोग को ऐसे ही खर्च कर देते होंगे। समझ रहे? तो आप लोग ले सकते हैं और बहुत ही बढ़िया अपना नंबर ला सकते हैं। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।